Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again, welcome back to our YouTube channel AK Education. एटॉमिक स्ट्रक्चर की MCQs की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के हम इस वीडियो लेक्चर में। MCQs की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उनमें से पहली बात तो ये है कि मेरे डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी MCQs की आप प्रैक्टिस करें उसमें हरगिज़ इस चीज़ को कंसंट्रेट मत कीजिए कि आया इसका ऑप्शन नंबर A, B, C या D कौन सा करेक्ट है। आपके जहन में ये सवाल भी उठना चाहिए कि अगर ऑप्शन नंबर A करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D इनकरेक्ट क्यों है। यही बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेगा कि आया हमने ऑप्शन नंबर बी को निगलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर सी को निगलेक्ट किया, ऑप्शन नंबर डी को निगलेक्ट किया, तो इन्हें निगलेक्ट करने की वजह क्या थी। और इससे आपको मज़ीद बहुत सा नॉलेज गेन होगा कि अगर ये केस होता तो हमने इसका ये आंसर पिक करना था, अगर ये क्वेश्चन होता तो हमने इसका ये आंसर पिक करना था। सेकेंडली, जब भी मैं किसी MCQs की प्रैक्टिस को स्टार्ट करूंगा तो आपको पहले 2 से 3 सेकंड दूंगा कि आप अपना आंसर फाइनल कर लीजिए कि आपकी तरफ से इस MCQs का आंसर कौन सा है। जब आप अपना आंसर स्पेसिफाई कर लेंगे उसके बाद फिर मैं विद एक्सप्लेनेशन और विद रीजनिंग उस आंसर को वेरीफाई करूंगा कि आया आपने जो आंसर सेलेक्ट किया था वो सही था या गलत था। अगर आपका आंसर सही है तो उसकी रीज़न पे गौर कीजिए कि मैंने क्या इसकी रीज़निंग भी सही कंसीडर की थी। हाँ, अगर आपका आंसर गलत है तो फिर एग्जैक्ट आंसर के साथ साथ उस एग्जैक्ट आंसर की रीज़निंग पे भी गौर कीजिए कि आया जो मैंने एक आंसर सेलेक्ट किया था वो आंसर क्यों गलत था। तो चलिए, तो अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द मास ऑफ द प्रोटॉन इज, कि जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर मौजूद होता है, उसका मास क्या होता है। ऑप्शन नंबर अल्फा में हमें बताया गया कि 9.1095 इंटू 10⁻⁻31 kg। बीटा ऑप्शन हमारे पास है 1.602 इंटू 10⁻⁻10 kg। चार्ली ऑप्शन है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड डेल्टा ऑप्शन है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 kg। होप्स हो कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो मास ऑफ द प्रोटॉन है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्योंकि हमें ये पता है कि इसका आंसर जो है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ये सब मल्टीपल ऑफ 10⁻⁻27 kg होगा। जब हमें इस चीज़ का आइडिया है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर अल्फ़ा और ऑप्शन नंबर बीटा तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट -31 और एक्सपोनेंट -19 kg है। अब जो मेजर कन्फ्यूजन बचती है वो ऑप्शन चार्ली और ऑप्शन डेल्टा में है, और इसमें भी अगर हम गौर करें तो ऑप्शन डेल्टा में हमें 1.6750 बता दिया गया, जो कि पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू 1.6726 होनी चाहिए थी। सो ऑप्शन चार्ली इज द राइट ऑप्शन while द ऑप्शन डेल्टा इज नॉट द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो उसमें हमें ये कहा गया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोटॉन व्हेन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर किसी प्रोटॉन को, कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि एक यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब हम ऑप्शन नंबर अल्फा को देखते हैं तो उसमें लिखा है डिफ्लेक्शन टुवर्ड एनोड। अब एनोड ऐसी प्लेट को कहा जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और कैथोड ऐसी प्लेट को कहा जाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। ऑप्शन अल्फा में हमें ये कहा जा रहा है कि एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी प्रोटॉन जो कि बजाते खुद भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही की तरफ अट्रैक्ट होगा। सेकंड में कहा गया कि डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और एक नॉर्मल एंगल पे वो ट्रैवल करेगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें कहा गया कि डिफ्लेक्शन टूवर्ड कैथोड, कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डेल्टा में हमें कहा गया कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे की जानिब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। आई होप सो कि आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। अब इन चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए तो इसमें ये स्पेसिफाई ही नहीं किया गया कि पॉजिटिव प्लेट किधर है और नेगेटिव प्लेट किधर है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा। अगर तो नेगेटिव प्लेट अपवर्ड डायरेक्शन में पड़ी है तो फिर तो चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पड़ी है तो ये डाउनवर्ड साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि बेसिक थीम तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना है। अब ये चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि नेगेटिव प्लेट की साइड पे है और पॉजिटिव प्लेट की साइड पे है, लिहाजा ये आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बीटा की बात की जाए तो इसमें लिखा कि डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर, तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई केस नहीं होता। लिहाजा एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए, यानी ऐसे ऑप्शन जो हमें सही नहीं लग रहे उनको एलिमिनेट करते जाएं और आप आखिर में आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड को लगा के हमने ये चेक किया कि हमारे पास जो ऑप्शन चार्ली है यही बचता है, और ऑप्शन चार्ली ही एग्जैक्टली आंसर है, क्योंकि ऑप्शन चार्ली में ये लिखा है कि डिफ्लेक्शन टुवर्ड द कैथोड, कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और एग्जैक्टली जब पॉजिटिव चार्ज खुद है तो वो नेगेटिव चार्ज ही की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ हमें कहा गया कि पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, जो पॉजिटिव रेज हैं कि जिन्हें हमने कैनाल रेज का नाम भी दिया था, ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी। और आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ पढ़ रखी है कि पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, कि जब कैथोड रेज को हम डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारते हैं तो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। कैसे? जब कैथोड रेज उस गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं। और आपने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी कि जब m प्लस इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, m और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज हैं ये टकराती हैं, तो उसके आंसर में 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट्स मीन कि बेसिकली दे आर प्रोड्यूस बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज विद द गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम ऑप्शंस पे देख लेते हैं। नंबर 1 है बाय बर्निंग ऑफ गैस, और हमें पता है कि गैस के बर्न करने से सिर्फ 2 चीज़ें ही बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लिहाजा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बाय कूलिंग ऑफ द गैस, गैस को ठंडा करने से, तो ऐसा कहीं नहीं हमने पढ़ा। गैस को ठंडा करने से ये तो लिक्विफाई हो जाती है, इसकी लिक्विफेक्शन हो जाती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड ऑप्शन में हमें कहा गया बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज ऑन द गैस मॉलिक्यूल। यस, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आपको आपका राइट आंसर मिल भी जाए, इसके बावजूद आपने चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने ऐसा आंसर पिक करना होता है जो कि बेस्ट वन होता है। याद रखिए एनएमडी कैट में जब भी आप कोई भी आंसर पिक करें, यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, नॉट द राइट आंसर। आपने ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि 100% करेक्ट है। अगर तो 95% करेक्ट है फिर भी आप अगले ऑप्शन को ज़रूर देखिए, और अगर 100% भी आपको करेक्ट लग रहा है फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन में उसने उससे भी बेहतर आंसर दिया हो। ऑप्शन नंबर डी में कहा फ्रॉम एनोड लाइक कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, कहते हैं ये उस तरह ही बनती हैं जिस तरह कैथोड से कैथोड रेज बन जाती हैं और एनोड से एनोड रेज बन जाती हैं। तो ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा कि कैथोड रेज जिस तरह कैथोड से निकलती हैं इसी तरह एनोड रेज जो है वो एनोड से निकलती हैं। देयरफॉर दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑल्दो आंसर चार्ली ही ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ज़रूरत थी कि हम चारों के चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो हमें कहा गया कि प्रेशर इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट,
कि जब हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या प्रेशर रखा गया था। पहला ऑप्शन है 10 टार, दूसरा ऑप्शन है 1 टार, थर्ड ऑप्शन है 0.1 टार एंड डेल्टा ऑप्शन है 0.01 टार। अब ये तो हम टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर 0.01 टार ही है, लेकिन यहाँ तो इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की गई। लेकिन बाज़ दफ़ा एग्जामिनर ये करता है कि वो साथ गिवन आंसर के यूनिट ही चेंज कर देता है, यानी वो टार की जगह मिलीमीटर ऑफ एच जी इस्तेमाल कर सकता है, वो स्क्वायर पर इंच इस्तेमाल कर सकता है, वो बारोमीटर के डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिहाजा आपको कैलकुलेशन ज़रूर आनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज़ इक्वल्स टू हाउ मैनी टार्स। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज़ इक्वल्स टू 1 टार। और इसी तरह हमें ये पता है कि 1 पास्कल इज़ इक्वल्स टू 760 टार या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। यानी ये सारी कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए, वो किसी तरीके से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में चले जाएं तो हमें ये कहा गया द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, कि फोटोन की एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने रिलेशनशिप दिया था। सबसे पहले हमें दिया गया डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड पे बताया गया बोहर मॉडल, चार्ली ऑप्शन में हमें ये कहा गया कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और डेल्टा ऑप्शन में हमें कहा गया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम जानते हैं कि प्लांक वो साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन दी थी कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया था कि एनर्जी जो है वो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है E इज इक्वल्स टू एच वी, कि एनर्जी इज इक्वल्स टू द प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो प्लांक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये सारा आइडिया दिया। सो द एग्जैक्ट आंसर विल बी द मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्किप कर गए थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा गया कि पॉजिटिव रेज गिव फ्लैश ऑन, कि पॉजिटिव रेज जो होती हैं ये कब फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं, कब ये ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती हैं। टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब भी पॉजिटिव रेज किसी ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो वो कोई ना कोई फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। और वहीं हमने पढ़ा था कि फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जिंक सल्फाइड की प्लेट होनी चाहिए। फर्स्ट प्लेट में हमें कहा गया AgNO3 प्लेट यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लेट, तो ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हमने देखा। सेकंड ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड प्लेट, तो ऐसा भी नहीं देखा गया कहीं। जिंक ऑक्साइड प्लेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो डेल्टा ऑप्शन में दी गई जिंक सल्फाइड प्लेट, तो डैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाएं तो कहा जाता है द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, कि किसी भी फोटोन की जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है। नंबर 1 है ऑप्शन नंबर अल्फा में कहा गया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड पे है डिपेंड्स अपॉन सोर्स, कि किस सोर्स से ये फोटोन आ रहा है इस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर चार्ली में हमें कहा गया डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और ऑप्शन नंबर डेल्टा में है इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, कि ये एम्पलीट्यूड के मुरब्बे के बराबर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें जो चीज़ हेल्प आउट करेगी वो एक फार्मूला ही है, और वो फार्मूला हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ, कि वेलोसिटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ रखा है c इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। जो c है ये v इंटू मल्टीपल ऑफ द लैम्डा है। अब यहाँ लैम्डा हरगिज उसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बल्कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा यहाँ से बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लैम्डा तो वेवलेंथ है, लेकिन ये याद रखें कि ये लैम्डा जो है यहाँ वेवलेंथ की बजाय वेव नंबर को शो कर रखा है। और वैसे भी c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर स्पीड ऑफ फोटोन चेंज करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए कि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो लैम्डा यानी वेव नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा, और अगर वेव नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी एज ए होल हमारे पास स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट ही रहती है,
वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे लाज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी कि उनमें एक चीज़ के इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है और उन दोनों का नेट रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब स्पीड ऑफ लाइट चूंकि कांस्टेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि कौन से मीडियम से लाइट गुजर रही है। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो ये गैसेस में और है, सॉलिड्स में और है और लिक्विड में और है। गैस में बात करें तो इसकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर लिक्विड में बात करें तो 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और अगर हम सॉलिड्स में बात कर लें तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यानी ये डिपेंड करती है ये कौन से मीडियम से गुजर रही है, ना तो ये सोर्स पे डिपेंड करती है, इसी तरह ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहा जाता है कि प्लांक्स थ्योरी सेज एनर्जी इज एमिटेड। अगर हम प्लांक थ्योरी की बात करें तो प्लांक थ्योरी ने क्या कहा था कि एनर्जी जो है ये निकलती है कॉन्टिन्यूस मैनर में, ऑप्शन बीटा में कहा गया डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में, ऑप्शन चार्ली में कहा गया साइमल्टेनियस यानी अचानक, और ऑप्शन डेल्टा में कहा गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में। तो हमने ये पढ़ रखा है कि प्लांक ने कहा था कि एक पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है और कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कॉन्टिन्यूस वे में एनर्जी निकलती जाए या ऑब्जॉर्ब होती जाए, बल्कि ये डिसकॉन्टिन्यूस वे में, डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में एक पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है और उस पैकेट का नाम उसे क्वांटा दिया और क्वांटम को ही बाद में हमने फोटान का नाम दिया इन केस ऑफ लाइट। सो द एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया प्लांक्स इक्वेशन इज कि गिवन इक्वेशंस में से प्लांक इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन नंबर अल्फा है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ऑप्शन बीटा है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई, ऑप्शन चार्ली है E इज इक्वल्स टू एच वी, ऑप्शन डेल्टा है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। अगर ऑप्शन अल्फा में बात की जाए तो ये आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, लिहाजा ये तो गलत हो गई। ऑप्शन बीटा में है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई, ये हमारे पास जो बोहर इक्वेशन थी उसका पास्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द एच ओवर 2 पाई, लिहाजा ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन डेल्टा है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, और ये वो इक्वेशन है कि जो डी ब्रॉगले ने इस्तेमाल की थी वेवलेंथ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, लिहाजा ये भी गलत है। लिहाजा एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास ऑप्शन चार्ली ही बचता है और ऑप्शन चार्ली इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसने कहा था, प्लांक ने कहा था कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ उस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करके एक कांस्टेंट मैक्स प्लांक का h इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड रखी गई। तो ये ऑप्शन चार्ली जो है ये एग्जैक्ट आंसर है, जो कि एक्चुअली ये शो कर रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखिए यहाँ v से मुराद वेलोसिटी नहीं बल्कि v से मुराद फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्वांटम नंबर विच इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन, कि श्रोडिंगर इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर ड्राइव नहीं होता। तो याद रखना है कि क्वांटम नंबर विच इज नॉट ड्राइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। इट वाज गिवन बाय द उलेनबेक एंड द गाउड-स्मिथ, कि ये गाउड-स्मिथ और उलेनबेक ने ये ऑप्शन दिया था। ये चौथा क्वांटम नंबर जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ये हमें सबसे पहले गाउड-स्मिथ ने बताया और उसी का पार्टनर उलेनबेक था, जिन्होंने दोनों ने ये मिल के स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हम सिर्फ 3 क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर l है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है। लिहाजा स्पिन क्वांटम नंबर ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। So that was the important MCQs which are repeated multiple times in the previous NMDCAT examination. For more such videos, kindly like, subscribe and share this channel which is named as AK Education. Once again, welcome back to our YouTube channel in the next video. Thank you so much. Take care of yourself. We will meet you inshallah in the next video with more MCQs, with more discussion. So like, subscribe and share this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.